अस्सलाम वालेकुम। आज हमने 9th क्लास फ़िज़िक्स में चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज को कंटिन्यू करना है, जिसमें हम पहले भी कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर चुके हैं और हम उसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। ज़रा देखिएगा, पेज नंबर 24 है बेटा फ़िज़िक्स की बुक, और इसमें पहला जो क्वेश्चन होता है वो है इनसर्कल द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिविंग चॉइसेस। जो आपको चॉइसेस दी हुई हैं उनमें से आपने कोई करेक्ट ऑप्शन को सर्कल करना है, इनसर्कल करना है बेटा, ठीक है। तो अब होता यह है कि आपने इसको कहते हैं MCQ क्वेश्चन, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है, MCQs। तो इसमें कुछ ऑप्शंस दी होती हैं, उनको आपने सेलेक्ट करना होता है कि कौन सी ऑप्शन ठीक है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। द नंबर ऑफ बेस यूनिट्स इन SIR सिस्टम इंटरनेशनल में बेस यूनिट्स कितने होते हैं बेटा? 7। जितनी बेस क्वांटिटीज़ होती हैं उतनी ही बेस यूनिट्स होते हैं बेटा। ठीक है, तो वो कितनी होती हैं बेटा? 7। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन बनेगी बेटा? C ऑप्शन बनेगी, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज़ नॉट डिराइव्ड यूनिट? तो पास्कल ये डिराइव यूनिट है, किलोग्राम ये बेस यूनिट है बेटा, और चेक करते हैं और तो कहीं बेस यूनिट नहीं है। न्यूटन एक डिराइव यूनिट है, वाट भी एक डिराइव यूनिट है बेटा, ठीक है। तो सेकंड MCQ का जो आंसर बनेगा वो बनेगा किलोग्राम, ठीक है बेटा। थर्ड MCQ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स इज़ मेजर्ड इन। आपके नंबर्स में, तादाद में किसको हम मेजर करते हैं, किस यूनिट में मेजर करते हैं? कि एक होता है किलोग्राम, भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट होता है, मैस जिसको कहते हैं, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी वैसे ही हमने जर्नल की यूनिट पढ़ा था, मोल बेटा, ठीक है। तो मोल इसका राइट ऑप्शन है, यानी कि D ऑप्शन बेटा, ठीक है। अब वो कहता ये है एन इंटरवल ऑफ 200 माइक्रोसेकेंड इज़ इक्वलेंट टू। 200 माइक्रोसेकेंड किसके इक्वल होता है बेटा? तो उसने हमें बताना ये है कि फोर्थ MCQ कि 200 माइक्रोसेकेंड किस ऑप्शन, किस वैल्यू के बराबर होगा, ठीक है। अब चेक करते हैं बेटा किसके बराबर होगा। अब आपको पता है 200 वैसे का वैसा, माइक्रो की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 10⁻⁻6 सेकेंड्स बेटा। बात समझ आ गई? अब देखो 200 को हम हमेशा लिख सकते हैं 2 पॉइंट इसका यहाँ पे है ना, इसे कहीं नज़र नहीं आ रहा, तो पॉइंट इसका मतलब यहाँ पे होगा बेटा। पॉइंट को अगर हम इधर शिफ्ट कर दें साइंटिफिक नोटेशन बनाने के लिए, 2.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी आएगी बेटा? कितने डिजिट्स जंप किया इसने? 2 डिजिट्स, और 2 आ जाएगा बेटा। और पावर पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव? पॉजिटिव, क्योंकि राइट से जब लेफ़्ट की तरफ डेसिमल मूव करता है, पॉइंट मूव करता है, तो पावर क्या होती है? पॉजिटिव होती है। अब इसको 200 को आपने इस तरह से लिख लिया बेटा, ठीक है। और मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है? ये 10⁻⁻6 के साथ। बात समझ आई कि नहीं? अब देखो ज़रा कि ये चीज़ें आपस में क्या हो रही हैं बेटा? मल्टीप्लाई। अब चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं और बेसिस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगे बेटा? ऐड हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा 2.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 - 4 सेकेंड्स। बात समझ आ गई? तो ये कोई ऑप्शन बेटा हमें नज़र आ रही होगी कि 200 माइक्रो सेकेंड्स जो हैं 2 × 10 की पावर -4 सेकेंड्स के बराबर होती है बेटा। है कोई ऑप्शन ये वाली? C ऑप्शन बेटा ये बनती है, ठीक है। समझ आ रही है भाई? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी? इनमें से कौन सी जो क्वांटिटी है वो स्मॉलेस्ट सबसे छोटी है बेटा, ठीक है। अब हम चेक करते हैं, ऑप्शंस दी हुए बेटा कौन कौन सी, 5 में। मैं यहाँ लिखता हूँ, A ऑप्शन है जी 0.01 ग्राम, B ऑप्शन है जी 2 मिलीग्राम, C ऑप्शन है 100 माइक्रोग्राम,
और डी ऑप्शन है बेटा 5000 नैनोग्राम। बात समझ आ गई ना। तो ये हमें बेटा वैल्यूज़ बताई गई हैं। अब इसको चेक करने, ये देखने का आसान तरीका ये है कि कौन सी क्वांटिटी सबसे छोटी है। अब ये यूनिट कौन सा बेटा, ग्राम, ये मिलीग्राम, ये माइक्रोग्राम और ये नैनोग्राम। इन तमाम को ग्राम में कन्वर्ट कर लो। इसको भी, इसका प्रीफिक्स भी ख़त्म कर दो, इसका प्रीफिक्स भी ख़त्म कर दो, इसका प्रीफिक्स भी ख़त्म कर दो। बाकी क्या बचे, ग्राम, इधर भी ग्राम, इधर भी ग्राम, इधर तो पहले से ग्राम है बेटा। समझ आई कि नहीं बात। इन सबको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लें बेटा, ठीक है। देखो ये क्या बनेगा, ये बनेगा, इसको पॉइंट अगर इधर शिफ्ट कर लें तो बनेगा 1.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 ग्राम बेटा। बात समझ आ गई या नहीं आई। इसको अगर हम लिखें, मिली की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 ग्राम बेटा। मिली की वैल्यू 10 की पावर -3 होती है, ठीक है। अब माइक्रो 100 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 की पावर 2 कैसे लिख सकते हैं बेटा, क्या लिख सकते हैं भाई, 10 की पावर 2। माइक्रो की वैल्यू कितनी होती है, 10 की पावर -6 ग्राम। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो बेसिस सेम पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड, 10 की पावर -4 ग्राम। इसको लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई दिस, और इसको भी हम लिख सकते हैं इस तरह से 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 ग्राम बेटा। बात समझ आ गई। अब देखो इसको हमेशा लिख सकते हैं 5000 में कैसे लिख देंगे, 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, 30 पॉइंट इधर शिफ्ट होगा ना तो 10 की पावर 3 बन जाएगा। 1000 का मतलब 10 की पावर 3 बेटा, ठीक है। नैनो की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 10 की पावर -9 ग्राम। समझ आई कि नहीं बात। अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा क्या, 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 ग्राम बेटा। ये बात समझ आती है कि नहीं आती, साइंटिफिक नोटेशन समझ आती है बेटा, ये कन्वर्जन जो हमने की हैं। अब देखो सबसे जिसकी पावर सबसे छोटी होगी, नेगेटिव में वैल्यू होगी, और मोर नेगेटिव जो वैल्यू होगी वो सबसे छोटी वैल्यू होगी बेटा। क्वेश्चन ये था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी, कौन सी सबसे छोटी क्वांटिटी है बेटा। इसकी पावर है -2, इसकी पावर -3, इसकी पावर -4 और इसकी पावर -6। बताएं कौन सी छोटी वैल्यू है बेटा, -6 वाली ऑप्शन बेटा, ठीक है। ये सबसे छोटी वैल्यू है बेटा, यानी कि 500 नैनोग्राम वाली क्वांटिटी जो है वो सबसे छोटी है बेटा। समझ आती है नहीं आती। अच्छा देखिए ज़रा, अब ये है एक नंबर के 2 अपना -2 और -100, और देखिए 2 और 100। बताएं ज़रा कौन सी वैल्यू बड़ी है इनमें से और कौन सी छोटी है। 2 बड़ा है, 100 बड़ा है, 100 बड़ा होता है बेटा। ये समझ आ गई ना। अब बताओ बेटा इनमें से कौन सी छोटी वैल्यू है और कौन सी बड़ी वैल्यू है। 2 क्या है बेटा, 2 छोटी है, 2 -2 जो है -100 क्या बेटा बड़ा है, और 2 -2 क्या है, नहीं बेटा -2 बड़ा होता है और -100 छोटा होता है। अब इसका मतलब ये होता है कि जितनी बड़ी वैल्यू नेगेटिव में होती जाएगी उतनी ही छोटी होती जाएगी, उतनी क्या होती जाएगी बेटा। अब देखो ये लेस नेगेटिव है, ये क्या बेटा, और ये मोर नेगेटिव है, ये क्या बेटा। अब देखो इसका मतलब -1 वो 2 बार -1 है, तो इसमें -1 -1 100 टाइम्स -1 आएंगे बेटा। बात समझ आ गई। तो ये मोर नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, और ये बहुत थोड़ी सी नेगेटिव है इसके मुकाबले में ये वाली वैल्यू बड़ी हुई और ये वाली वैल्यू क्या हुई बेटा। अगर इस तरह से हो -1 और -2, अब सबसे बड़ा नंबर है बेटा, है -1 बड़ा नंबर है और -2 क्या बेटा छोटा नंबर है। बात समझ आ गई। किसी को ये बात मुश्किल लगी हो ज़रा पूछो, शाबाश। अच्छा जी हम आगे चलते हैं। तो हमारे पता चल गया 5th MCQ की कौन सी ऑप्शन बनेगी बेटा, डी ऑप्शन बनेगी। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ मोस्ट सुइटेबल टू मेजर द इंटरनल डायमीटर ऑफ द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब का जो इंटरनल डायमीटर मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट ठीक होता है बेटा। अभी हम देखते हैं बेटा, ये टेस्ट ट्यूब बेटा मैंने बनाई है एक, ठीक है।
ठीक है ना। टेस्ट ट्यूब है, इसमें हम पानी को या केमिकल्स को इसके अंदर फिल कर सकते हैं बेटा, ठीक है, या किसी भी चीज़ को पाउडर फॉर्म में और लिक्विड फॉर्म में बेटा, ठीक है। अब इसका इंटरनल डायमीटर, ये वाला डायमीटर आपने मेजर करना है, इसको कहते हैं इंटरनल डायमीटर। और अगर यहाँ से लेके यहाँ ये इंक्लूड पोर्शन कर लें और ये वाला इंक्लूड कर लें पोर्शन, तो ये आउटर डायमीटर बन जाता है बेटा। लेकिन आपने क्या करना है, इंटरनल डायमीटर सिर्फ मेजर करना है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला। अब देखो ज़रा कि ये कैसे करेंगे। अब इसके लिए ऑप्शंस हैं बेटा, मीटर रूल, स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर और मेजरिंग टेप। तो राइट ऑप्शन बेटा है जो वो वर्नियर कैलिपर्स है बेटा। क्या है? वर्नियर कैलिपर्स। तो यानी कि 6 MCQ का वर्नियर कैलिपर। ठीक है ना बेटा, वर्नियर कैलिपर्स। अच्छा अब देखो ज़रा, अब हमने पढ़ा था कि वर्नियर कैलिपर के दो तरह के जाज होते हैं, एक इनर जाज होते हैं और एक आउटर जाज होते हैं। नीचे वाले जो जाज थे वो आउटर जाज थे बेटा। कौन से जाज थे बेटा? आउटर जाज थे। और ऊपर वाले जो जाज थे वो इनर जाज थे बेटा, ठीक है। वो आउटर जाज जो थे वो क्या करते थे बेटा कि आउटर डायमीटर मेजर करते थे, और जो ऊपर वाले जाज जो थे वो इनर जाज इसलिए थे, वो किसी भी ट्यूब का, किसी भी चीज़ का इनर डायमीटर मेजर कर सकते थे बेटा। बात समझ आ गई? तो दैट्स वाई दो जाज आर कॉल्ड द इनर जाज, और नीचे वाले जाज जो थे उनको हम कहते थे बेटा आउटर जाज बेटा। बात समझ आ गई? तो वर्नियर कैलिपर इज द राइट ऑप्शन। A student claimed diameter of wire as 1.032 centimeter using vernier caliper. Up to what extent do you agree with it? अब उसने जो स्टूडेंट ने जो रीडिंग मेजर की है वो रीडिंग मेजर ये की है 1.032 सेंटीमीटर बेटा, ये रीडिंग मेजर की है। समझ आ गई ना? तो अब आप कहता है आप किस हद तक इससे एग्री करते हैं। क्या कहता है बेटा? किस हद तक आप इससे क्या कहते हैं बेटा? एग्री करते हैं। किसकी रीडिंग यहाँ तक ठीक है, इससे आगे हमें नहीं पता, ठीक है। अब देखो ज़रा, अब इसको समझने के लिए किसके ज़रिए रीडिंग ली गई है बेटा? वर्नियर कैलिपर के ज़रिए। किसके ज़रिए बेटा? वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होता है, जो छोटी से छोटी रीडिंग वो मेजर कर सकता है, वो कितना होता है बेटा? 0.1 मिलीमीटर। और आपने जो रीडिंग मेजर की है बेटा, अगर इस मिलीमीटर को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करें तो आप इसको क्या कर देंगे बेटा? 10 पे डिवाइड कर देंगे, बनेगा 0.01 सेंटीमीटर बेटा। बात समझ आई कि नहीं? मिलीमीटर में देखें तो 0.1 मिलीमीटर, और वर्नियर कैलिपर को लीस्ट काउंट अगर हमने याद भी किया था, सेंटीमीटर में देखें तो कितना हो जाएगा बेटा? 0.01 सेंटीमीटर। 10 पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब देखो सेंटीमीटर में अगर रीडिंग देते हैं तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स दे सकता है? ये 1 और ये 2। तीसरा डिजिट नहीं दे सकता। ये क्या नहीं दे सकता बेटा? क्योंकि ये मिलीमीटर का तो 10th पार्ट मेजर कर सकता है और सेंटीमीटर का 100th पार्ट तक मेजर कर सकता है। ये उससे छोटा पार्ट मेजर नहीं कर सकता। अब ये जो पार्ट है ये कहलाता है 10th पार्ट, ये कहलाता है 100th पार्ट, और ये कहलाता है बेटा 1000th पार्ट। बात समझ आई कि नहीं? अब ये है 10th पार्ट और ये है 100th पार्ट। लीस्ट काउंट में तो आप इसको सिर्फ 100th पार्ट तक ऑफ सेंटीमीटर तक मेजर कर सकते हैं बेटा, और ये 1000th पार्ट आप मेजर नहीं कर सकते बेटा। पता चला कि पॉइंट के दो डिजिट तक तो ये एक्यूरेट वैल्यू दे सकता है सेंटीमीटर्स में। थर्ड जो डिजिट देगा वो एक्यूरेट नहीं होगा, वो बिल्कुल सही डिजिट नहीं होता बेटा। बात समझ आएगी नहीं आगे? तो फिर हम ये कहेंगे जो इसकी जो एक्यूरेट रीडिंग है तो वो एक्यूरेट रीडिंग है बेटा कौन सी? 1.03 सेंटीमीटर तक। बात समझ आएगी कि नहीं? ये ऑप्शन कौन सा ऑप्शन बनती है बेटा? सी ऑप्शन बनेगी बेटा। समझ आ गई ना? अच्छा जी, कहता है ए मेजरिंग सिलेंडर इज यूज टू मेजर 8th बेटा MCQ है। मेजरिंग सिलेंडर जो होता है वो वॉल्यूम मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है बेटा। समझ आ गई ना? उसके बाद देखते हैं बेटा, कहता है स्टूडेंट नोटेड द थिकनेस ऑफ ग्लास शीट यूजिंग द स्क्रू गेज ऑन द मेन स्केल
it reads 3 divisions while 8th division on the circular scale coincide with the index line. Its thickness is, इसकी थिकनेस कितनी होगी बेटा, बात समझ आ गई। अब वो कहता ये है कि आपके जो 3 रीडिंग्स तो वो क्रॉस कर चुका है, लेकिन उसने सर्कुलर मेन स्केल के ऊपर, लेकिन सर्कुलर स्केल के ऊपर उसकी जो रीडिंग आमने सामने कंसाइड कर रही है वो 8th रीडिंग है बेटा। कौन सी रीडिंग है बेटा? 8th रीडिंग है। 3 तो ऑलरेडी बेटा वो आगे जा चुका है और वो 8th रीडिंग कंसाइड कर रही है, तो हम लिखेंगे, इसको यहाँ लिखता हूँ बेटा मैं, 9th MCQ। 3 तो आप लिख लेंगे उसको बेटा ऐसे, ठीक है। और जो 8th रीडिंग है उसको उसके लीस्ट काउंट से क्या कर देंगे बेटा? मल्टीप्लाई। 8 मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट कितना, मतलब 0.01 मिलीमीटर। हाँ, ये तो वो था वर्नियर कैलिपर के लिए बेटा। अब ये है स्क्रू गेज के लिए, ठीक है। अगर इसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करें तो ये बन जाएगा 0.001। क्या बन जाएगा बेटा? 0.001। तो अब इसको ज़रा मल्टीप्लाई करें तो कितना बन जाएगा ये? 0.08 मिलीमीटर बेटा। अब ये वाली जो रीडिंग है ये हम किस में ऐड कर देंगे बेटा? इसमें बेटा, ठीक है। तो ये बन जाएगा क्या? 3.08 मिलीमीटर। ये आपकी थिकनेस आई है शीट की बेटा। किसी को ये बात मुश्किल लगी ज़रा पूछ। ये ऑप्शन कौन सी बनती है बेटा? बी ऑप्शन बनेगी। बात समझ आएगी नहीं? अच्छा बेटा, अब 10th MCQ पे आ जाएं। सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एन एक्सप्रेशंस आर, ये कल भी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी बेटा, याद है आपको? कि ऑल द एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इज नॉन एज द सिग्निफिकेंट फिगर, याद है? तो हमने कल भी पढ़ी थी। तो ये ऑप्शन कौन सी बनेगी बेटा? सी ऑप्शन बनेगी, 10th का सी ऑप्शन, सी ऑप्शन बेटा, ठीक है। तो 10 ये हमने MCQ कंप्लीट कर लिया बेटा, और इसके बाद हम इससे शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो कहता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बेस क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़, गिव 3 एग्जांपल इन ईच केस बेटा, ठीक है। अब हम इसको पढ़ते हैं। बेटा समझ आ रहे हैं? MCQ समझ आए हैं आपको? याद करना, तो इनमें से क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है। अच्छा बेटा, अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पेपर में आ सकते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बेस क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़, गिव 3 एग्जांपल्स बेटा। डिफरेंस वाला जो क्वेश्चन होता है बेटा, जैसे 1.2 क्वेश्चन है आपके पास, आप मिड ऑफ द पेज, सेंटर ऑफ द पेज से बेटा क्या लगाएंगे? एक लाइन लगाएंगे ऐसे, स्ट्रेट लाइन बेटा, ठीक है। इसके ऊपर लिखेंगे यहाँ पे बेस क्वांटिटीज़, बात समझ आ गई ना? इधर क्या लिखेंगे बेटा? बेस क्वांटिटीज़, और इधर क्या लिखेंगे बेटा? डिराइव्ड क्वांटिटीज़। समझ आ गई? तो यहाँ पे बेस क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन लिखेंगे, और इधर भी बेस क्वांटिटीज़ क्या लिखेंगे बेटा? डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, डेफिनेशन लिख के फिर आप हेडिंग देंगे एग्जाम्पल की बेटा। किसकी हेडिंग देंगे बेटा? एग्जाम्पल। तो 3 एग्जाम्पल्स लिखेंगे बेटा। अगर उसने अब यहाँ पे उसने तादाद बता दी आपको, कितनी एग्जाम्पल लिखनी है आपने? क्या बेटा? उसने आपको यहाँ पे क्या बता दी है? तादाद बता दी है, नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स बता दी हैं कि आपने इतनी एग्जाम्पल्स लिखनी है। अगर वो एग्जाम्पल की तादाद नहीं बताता, वो फिर आपकी मर्ज़ी होती है, 2 लिखें, 3 लिखें, 4 लिखें बेटा, ठीक है।
तो आपकी मर्ज़ी होती है, लेकिन अब उसने यहाँ पे तेज़ाद बता दिया आपको। सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे, बेस क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि किसी पे डिपेंड नहीं कर रही होती बेटा, जो कि इजी टू एक्सप्रेस होती हैं, वो हम उसको किसी और क्वांटिटी के ज़रिए एक्सप्रेस नहीं करते बेटा। बात समझ आ गई ना। तो हमें पहले डेफिनेशन ये पढ़ी हुई है बेटा, ठीक है। और ये ड्राइव क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि दूसरी क्वांटिटीज़ की मदद से एक्सप्रेस की जाती हैं बेटा। बात समझ आ गई ना, दूसरी क्वांटिटी से मिलकर बनी होती हैं। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं ड्राइव क्वांटिटीज़, और जिनको हम किसी और क्वांटिटी के ज़रिए एक्सप्रेस नहीं कर सकते वो होती हैं बेस क्वांटिटीज़ बेटा, ठीक है। फिर इसे एग्जांपल्स लिखेंगे, जैसे कि एग्जांपल बेटा मैस, टाइम, टेम्परेचर बेटा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इस तरह से बेटा आप इसमें लिखेंगे। अब बेटा इसमें क्या होगा एग्जांपल, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स, प्रेशर, ये सारी क्या है बेटा, किसकी एग्जांपल्स हैं, डिराइव क्वांटिटीज़ की एग्जांपल है। बात समझ आ गई ना। इस तरह से आपने इसका डिफरेंस लिखना है। पिक आउट द बेस यूनिट्स इन द फॉलोइंग, आपने बेस यूनिट्स उठाने हैं बेटा, ठीक है। बेस यूनिट्स बेटा बताने कौन कौन से हैं, तो हम यहाँ पे देखते हैं। जॉल बेस यूनिट नहीं होता बेटा, 1.3। अच्छा जी, तो बेस यूनिट्स की आप हेडिंग देंगे। ठीक है। सबसे पहला बेटा बेस यूनिट जो होगा किलोग्राम, मैं किलोग्राम को केजी लिख रहा हूँ बेटा, ठीक है। आपने पूरा लिखना है, ठीक बेटा। दूसरा बेटा यूनिट है जो मोल, तीसरा यूनिट एम्पेयर, चौथा यूनिट है बेटा मीटर, पांचवा यूनिट बेटा केल्विन, ठीक है ना बेटा। बस यही है आपके पास बेस यूनिट इसमें ना, बाकी नहीं है। बाकी जो जाउल है, न्यूटन है, और जो हर्ट्ज़ है, कूलम है बेटा, वाट है, ये सारे डिराइव्ड यूनिट्स हैं बेटा, ठीक है। और इनकी जो रिस्पेक्टिव क्वांटिटीज़ होंगी वो डिराइव क्वांटिटीज़ होंगी, ठीक। फाइंड द बेस क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिराइव्ड क्वांटिटीज़ बेटा। वो कहता है कि इन डिराइव्ड क्वांटिटीज़ में से बेस क्वांटिटीज़ बताएं, इन हर डिराइव्ड क्वांटिटी में कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज़ यूज़ होती हैं बेटा। बात समझ आ गई। अब जरा देखिए कैसे करेंगे। 1.4, स्पीड, बेटा दूसरा है वॉल्यूम, तीसरा फोर्स, और चौथा वर्क। आपको कहा यह गया है कि आप इसमें बेटा बेस क्वांटिटीज़ बताएं जो कि इन डिराइव क्वांटिटीज़ में इस्तेमाल हो रही हैं बेटा। जैसे कि स्पीड का अगर फार्मूला देखें तो डिस्टेंस ओवर टाइम होता है बेटा। तो डिस्टेंस भी बेस क्वांटिटी है और टाइम भी क्या है बेटा, बेस क्वांटिटी होता है बेटा। बात समझ आई कि नहीं। डिस्टेंस भी क्या है बेटा, बेस क्वांटिटी है, और टाइम भी क्या है बेटा, बेस क्वांटिटी है। ये दोनों बेस क्वांटिटीज़ हैं ये वाली। स्पीड में फिर डिस्टेंस और टाइम दोनों बेटा इस्तेमाल होंगे। वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। इसमें सारी जो ये आपने जो क्वांटिटीज़ ले, लेंथ भी डिस्टेंस है बेटा, विड्थ भी लेंथ है, और हाइट भी बेटा लेंथ होती है बेटा, ठीक है। तो आप इसमें कह देंगे ये लेंथ। इसमें जो बेस क्वांटिटी यूज़ हो रही है वो कौन सी क्या हो रही है बेटा, लेंथ। तो इसमें कौन सी क्वांटिटीज़ यूज़ हो रही थी बेटा, दो क्वांटिटीज़ यूज़ हो रही थी। एक तो बेटा डिस्टेंस या लेंथ, और टाइम। स्पीड में कितनी क्वांटिटीज़ यूज़ हो रही हैं, बेस क्वांटिटीज़, लेंथ और टाइम। और बेटा वॉल्यूम में सिर्फ लेंथ यूज़ हो रही है बेटा, विड्थ भी लेंथ होती है और हाइट भी लेंथ होती है बेटा, ठीक है। फोर्स का जो फार्मूला होता है वो होता है बेटा मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। आप पढ़ेंगे F इज़ इक्वल टू ma, F इज़ इक्वल टू ma। बात समझ आ गई ना। तो ये फार्मूला पढ़ेंगे, लेकिन हम यहाँ पे लिख रहे हैं मास और एक्सेलरेशन। मास खुद एक बेस क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन में देखते हैं क्या होता है। एक्सेलरेशन जो होता है
अब मैं यहाँ लिखता हूँ m मैस है, एक्सेलरेशन को मैं लिखता हूँ डेल्टा v ओवर डेल्टा t। ठीक है, अब मैस, वेलोसिटी ओवर टाइम। वेलोसिटी फिर किन चीज़ों पे डिपेंड करती है बेटा? लेंथ और टाइम पे बेटा। तो पता चला मैस, इसको हम लिखते हैं डिस्टेंस ओवर टाइम। समझ आ गई ना? तो पता चला कि आपकी वेलोसिटी को आप इस तरह लिख सकते हैं और डिवाइड कर दें इसको दोबारा से, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें इसको। अब ये स्पीड और वेलोसिटी का सेम फार्मूला होता है। क्या होता है बेटा? सेम फार्मूला होता है। तो स्पीड की जगह पे क्या लिखते हैं बेटा? डी ओवर टी, डिस्टेंस ओवर टाइम वैसे का वैसे बेटा। तो इसमें कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज नज़र आ रही हैं बेटा? मैस, डिस्टेंस और टाइम। ऊपर भी है, टाइम नीचे भी। एक ही बार लिखेंगे बेटा उसको। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे कुछ इस तरह से कि मैस, डिस्टेंस एंड टाइम। डिस्टेंस को हम लेंथ भी लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, और जो तीसरी क्वांटिटी है बेटा, उसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो वो ज़रा देखिएगा बेटा, वर्क जो होता है बराबर होता है किसके? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के। वर्क किसके बराबर होता है बेटा? फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है बेटा। अब आपको पता है फोर्स किन चीज़ों पर डिपेंड करते हैं? फोर्स में कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज हैं बेटा? बात समझ आ गई ना? तो आप लिख दोगे मैस, और ये भी डिस्टेंस है बेटा। ठीक है, फोर्स में जो क्वांटिटीज़ हैं मैस, डिस्टेंस और टाइम, और ये भी डिस्टेंस है। तो यानी कि वर्क में भी यही तीन क्वांटिटीज़ होंगी बेटा। कौन सी क्वांटिटीज़ होंगी? तीन। यही कौन कौन सी बेटा? मैस, डिस्टेंस या लेंथ कह सकते हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, और ये सारी क्या होती हैं बेटा? लेंथ होती हैं। क्या होती हैं बेटा? लेंथ। अच्छा, और तीसरी बेटा कौन सी क्वांटिटी होगी? टाइम। बात समझ आएगी नहीं? तो वर्क में भी ये तीन क्वांटिटीज़ होती हैं बेटा। ठीक है, कोई बात मुश्किल लगी हो ज़रा पूछ लो। ओके बेटा, इफ़ यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी इन दिस लेक्चर यू कैन आस्क फ्रीली इन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।